हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपसे मैकेनिकल डेफिनेशंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व समझाया था, तो उससे कुछ डेफिनेशंस निकल कर आती हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ ओ से अगर हम ए तक की बात करते हैं तो ये आपका इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, यानी एक लीनियर बिहेवियर शो करता है। अगर हम ए से बी के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका है कि नॉन लीनियर बिहेवियर शो करेगा, और बी से सी के बीच में बात करें तो वो इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में आपका चेंज आता है, यानी अब हम सी से डी में प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, यानी सी तक एक आपका अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर मटेरियल कितना हार्ड है ये बताता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, लाइक स्ट्रेंथ, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सस्टेन लोड विदाउट डिस्टॉर्शन और अ फेलियर, यानी किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें वो उतनी लोड को सह सके बिना फेल हुए। यानी जो हम ये स्ट्रेस, लोड का मतलब स्ट्रेस, हम किसी भी मटेरियल में हम इतना स्ट्रेस लगाएं कि वो फ्रैक्चर पॉइंट से पहले तक का सह सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। यानी उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, क्या अच्छी है। यानी आपको ई पॉइंट पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ शो होती है। अब मैं बात करती हूँ स्टिफनेस। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट विल रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज रिजिडिटी। डिग्री ऑफ स्टिफनेस स्पेसिफाइड बाय द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आपका कोई ऐसा मटेरियल, यानी इस अगर किसी मटेरियल में मैं बोलती हूँ कि स्टिफनेस है तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, यानी अप टू दैट पॉइंट कि फ्रैक्चर होने से पहले की जो पॉइंट है उसको वो रेजिस्ट करता है, यानी फ्रैक्चर होने में रोकता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डक्टिलिटी की। प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच, यानी इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये बताते हैं कि हमारा मटेरियल कितना स्ट्रेच हो सकता है। लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल इन डक्टाइल मटेरियल बिफोर द एब्सोल्यूट फ्रैक्चर, यानी कोई भी मटेरियल जो है आपका फ्रैक्चर होने से पहले वो कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम इस मटेरियल की बात करें तो इसमें डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, यानी ये फ्रैक्चर यानी टूटने से पहले ये इतना स्ट्रेच हो रहा है। इस प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है। बट अगर हम इस मटेरियल की बात करते हैं तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, यानी इसकी पुअर डक्टिलिटी है। तो डक्टाइल मटेरियल शोज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस व्हेन प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड, यानी जब हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जो उस पीरियड में हम डक्टिलिटी की बात करते हैं। ब्रिटलनेस का क्या मतलब होता है, लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही ब्रिटल है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका ब्रिटल नहीं है। लैक ऑफ डक्टिलिटी दैट मीन्स मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, यानी ये आप इस मटेरियल को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। इन दिस फ्रैक्चर टेक प्लेस इमीडिएटली, यानी अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट में आपका फ्रैक्चर ईजिली हो जाता है। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ये आपका स्ट्रेच ना होने की बजाय ये ब्रेक कर जाएगा। तो फ्रैक्चर टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट विथ रिलेटिवली स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा बट ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा। एग्जाम्पल आपके कास्ट आयरन, ग्लास, कंक्रीट है। नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट बाय प्रेसिंग इट, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम इतना प्रेस करें कि वो थिन शीट में हो, थिन शीट में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। हार्डनेस, हार्डनेस एज रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और अब्रेशन, यानी हम किसी भी मटेरियल पे अगर हम कुछ स्क्रैच करना चाहते हैं तो वो स्क्रैच नहीं होता, यानी उस स्क्रैच यानी कितना वो रेजिस्ट करता है, कितना वो मटेरियल रोकता है स्ट्रेच होने से, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्ड। यानी कोई मटेरियल जितना हार्ड होगा उस पर स्क्रैच उतना ही कम पड़ेगा। सो हार्डनेस आर इंडिकेशन ऑफ मेटल्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देयर आर 3 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग हार्डनेस, रॉकवेल मेथड, ब्रिनल हार्डनेस एंड अ नूब। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो हार्डनेस का मतलब है रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, यानी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रेजिलियंस। रेजिलियंस को इस तरीके से समझ सकते हैं, टोटल एनर्जी स्ट्रेन, एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर एंड लोडिंग एंड ऑल्सो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, यानी अगर हम किसी भी मटेरियल को लोडिंग करते हैं, स्ट्रेस करते हैं तो कुछ एनर्जी को स्टोर करता है, और जब हम उसको अनलोड करेंगे तो उस एनर्जी को वो वापस से डिस्चार्ज करता है। या तो इसका एग्जाम्पल आप स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं। स्प्रिंग को जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो वो लोडिंग करते हैं तो वो एनर्जी को स्टोर करता है, और जब आप छोड़ते हैं तो वो अनलोड करता है। इसके अंदर का जो कर्व आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं,
अंदर का एरिया, यानी हम रेजिलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वाई इंटू जाई आर, इसके बीच का जो पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे आपका रेजिलेंस। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्चर। इज दिस सेपरेशन ऑफ स्पेसिमेन इनटू 2 और मोर पार्ट्स बाय अप्लाइड स्ट्रेस, यानी अगर हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आपका 2 तरीके से हो सकता है। ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि जो आपने कर्व देखा था इस तरीके से, तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ही ना जाए, यानी इलास्टिसिटी के बाद तुरंत ब्रेक कर जाए, इसका मतलब है कि ये आपका ब्रिटल फ्रैक्चर है। नेक्स्ट आपका आता है डक्टाइल फ्रैक्चर, यानी आपका पहले ये प्लास्टिक बिहेवियर में जाता है, यानी एक कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाइड करने पर भी वो आपका स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है, उसके बाद वो ब्रेक करे, तो वो आपका डक्टाइल फ्रैक्चर होता है। जो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है वो एक्चुअली वी शेप शो करता है ब्रेक करने के टाइम पर, लेकिन जो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन शेप शो करता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें हाई एनर्जी स्टोर्ड होती है अगर हम डक्टाइल फ्रैक्चर की बात करते हैं, जबकि ब्रिटल क्या होता है, जो वो कम एनर्जी या लेस एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टफनेस, प्रॉपर्टी बाय विच एनेबल मटेरियल्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, यानी अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम टफनेस शो होती है किसी भी मटेरियल की। सो प्रॉपर्टी बाय विच एनेबल मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अनियलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो ये आपके डिफरेंट मेथड है जिनके थ्रू आप टफनेस, किसी भी मटेरियल में टफनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव बाई रिड्यूसिंग कार्बन कंटेंट, जैसे अगर हम अभी आपको आयरन या आयरन के अलॉयज बताएंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगी जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट कम होगा वो मटेरियल उतना ही टफ होता जाएगा। इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म फॉर अ टफनेस एंड दिस इज बाई 2 मेथड, यानी एक इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस होती है जिसके थ्रू हम टफनेस को चेक करते हैं, और इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इसको सीवियन मेथड कहते हैं, नेक्स्ट मेथड को हम आइजोड मेथड कहते हैं। ये सिर्फ आप नाम याद रखिए ताकि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आसानी होगी, अदरवाइज सिर्फ टफनेस की डिफिनेशन इज मोर देन एनफ है अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो। नेक्स्ट आता है आपका फैटिग, सिचुएशन इन विच कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिंग लोडिंग। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि कभी कभार आप वायर को अगर ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो आप उसको साइक्लिक लोड यानी उसको घुमाकर रोटेट करके उसको तोड़ देते हैं कभी कभार, या कोई ऐसा मटेरियल जिसको अगर आप इस तरीके से ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको साइक्लिक लोडिंग करके ब्रेक करने को हम क्या कहते हैं, फटीग। यानी इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक अ वायर बाय स्ट्रेचिंग बट वी अप्लाई साइक्लिक लोड, बेंड अनबेंड, देन द वायर इज नंबर ऑफ टाइम्स वायर ब्रेक इजिली। ठीक है, तो सिचुएशन इन विच कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिंग लोडिंग, ड्यू टू साइक्लिंग लोडिंग फ्रैक्चर टेक प्लेस। तो अगर हम साइक्लिंग लोडिंग की वजह से फ्रैक्चर कर रहे हैं तो वो आपका यील्ड पॉइंट से पहले हो जाएगा। नॉर्मली आप देख रहे थे कि ई पॉइंट के बाद फ्रैक्चर टेक प्लेस हो रहा था, बट अगर आप साइक्लिक लोडिंग फिनोमिना लगाते हैं तो उसकी वजह से पहले आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके भी से समझ सकते हैं कि अगर आप ब्रिजेस हैं, जिस मटेरियल से आपने ओवर ब्रिज बनाया हुआ है उस पर एक टाइम पे ऐसा तो नहीं होता है कि उसमें लोडिंग सेम होती है, कभी कभार एक साथ उस पर ट्रक, वैन, बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं, कभी कभार सिर्फ एक साइकिल जा रही होती है। तो जो लोडिंग होती है वो डायनेमिक लोडिंग होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो फैटिग होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक्सेप्ट ग्लास, सेरामिक ऑल्सो फेस फैटिग, यानी तो ये कह सकते हैं कि ग्लास के अलावा जो बाकी सिरामिक्स होते हैं वो भी आपके फैटिग कॉन्सेप्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फैटिग जो फिनोमिना है वो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। लोडिंग कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया है कि क्या स्टैटिक लोडिंग है या डायनेमिक लोडिंग है। स्टैटिक लोडिंग में कि फिक्स है कि आपको इतना ही लोड दे रहे हैं, जैसा ओवर ब्रिज में मैंने बताया। डायनेमिक लोडिंग है, कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, कभी बहुत कम ट्रैफिक होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, कोरोजन, टेम्परेचर, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन, तो इन चीज़ों पर आपका फैटिग डिपेंड करता है। लोडिंग आपकी डायनेमिक, फ्लक्चुएटिंग, अल्टरनेटिंग हो सकती है। तो इसके अलावा जो है लोडिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मीन स्ट्रेस पे। अगर आपका स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, मीन स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। सरफेस स्ट्रेस, सरफेस स्ट्रेस का मतलब है कि इन केस अगर आपकी शार्प डिसकंटिन्यूटी है या सब कुछ ऐसा क्रैक टाइप सा है तो उस केस में फैटिग होगा, यानी इस केस में फैटिग होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली इस केस की, यानी स्मूथनिंग की कंपेरेटिवली अगर शार्पनेस होगी तो फैटिग ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सरफेस क्रैक इज कॉल्ड फैटिग इनिशिएशन लाइफ एंड एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट सरफेस क्रैक इज कॉल्ड फैटिग प्रोपोगेशन लाइफ। तो फैटिग इनिशिएशन लाइफ एंड फैटिग प्रोपोगेशन लाइफ का डिफरेंस याद रख लीजिएगा। टू प्रिवेंट फैटिग फेलियर द डेवलप्ड स्ट्रेच शुड बी केप्ट बिलो इंड्योरेंस लिमिट, यानी अगर आपको फैटिग फेलियर को रोकना है तो आपको एक इंड्योरेंस लिमिट से कम में स्ट्रेस लगाना होगा। इंड्योरेंस लिमिट इज दैट स्ट्रेस बिलो विच अ मटेरियल हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर इवन एट इनफाइन नंबर ऑफ लोड साइकिल, यानी
आप कितनी भी बार उसको लोडिंग करेंगे उसके बाद भी वो फेल नहीं होता है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। तो अगर आपको फैटिक फ्रैक्चर से बचाना है तो आपको जो स्ट्रेस अप्लाई करना होगा वो आपको इंड्योरेंस लिमिट से कम अप्लाई करना होगा। उसके अलावा आता है आपका कि अवॉइड कैसे कर सकते हैं फैटिक को। तो सरफेस हार्डनिंग उसका फर्स्ट मेथड है, उसमें आपको कार्बोराइजिंग एंड नाइट्रोजेनियस आता है। सेकंड आपका पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग का मतलब है कि आप शार्प डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दीजिए। थर्ड आता है आपका सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट का मतलब है स्ट्रेन हार्डनिंग करिएगा। तो स्ट्रेन हार्डनिंग करने से आपका ये आप मेथड है, इसके अगर आप डेप्थ में जाओगे तो ये अलग से एक लेक्चर बन जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ पाएंगे, क्योंकि सारे ब्रांचेस के बच्चे बैठ रहे हैं, तो स्पेशली मैकेनिकल के लिए नहीं है। सेम इसी तरीके से कंडक्टिविटी का भी चैप्टर बहुत लंबा हो सकता था, तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सो ऑन स्ट्रेन हार्डनिंग कोरोजन इंक्रीजेज। स्ट्रेन हार्डनिंग करने से हमारा फैटिक तो अवॉइड होता है, बट कुछ ड्रॉबैक भी आते हैं, लाइक कोरोजन बढ़ जाता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अनियलिंग हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग को हम कैसे परफॉर्म करेंगे? बॉम्बरमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी पार्टिकल। इसकी वजह से हमारा होगा फैटिक कम से कम हो गया, फैटिक फिनोमिना को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग इज कॉल्ड शॉर्ट पिनिंग, यानी इस मेथड को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पिनिंग कहते हैं। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फैटिक को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रेन हार्डनिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग के अंदर जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिनिंग। नाम याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्रिप। क्रिप इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर आपको ग्राफ याद हो तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था, स्ट्रेस के बाद से ऐसे के बाद एक कांस्टेंट स्ट्रेस लगाने के बाद आपका स्ट्रेन बह रहा था, तो उस फिनोमिना में हमारा क्रिपिंग आता है। क्रिपिंग इज अ परमानेंट इन्फॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड विद द पैसेज ऑफ टाइम एट अ कांस्टेंट लोडिंग। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक केबल्स। जैसे इलेक्ट्रिक केबल्स जो हम बिछाते हैं तो वो बहुत टाइट होते हैं, बट समय के साथ साथ उसमें सैगनेस आ जाती है, वो अपने आप झूलने लगते हैं। अगर आप रोड के वायर्स वगैरह को देखो तो वो अपने कॉन्स्टेंट या अपने सेल्फ वेट की वजह से ही, वो उसमें ऑलरेडी हम स्ट्रेस तो अप्लाई किए होते हैं, बट वो सेल्फ वेट की वजह से ही सैग करने लगते हैं, यानी लटकने लगते हैं। So crip is a permanent deformation which is recorded with the passage of time at a constant loading. Example, electrical cables are tight when they installed, but after some time sagging due to self weight. फैक्टर अफेक्टिंग द क्रीप क्या क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोडिंग, आप किस टाइप की लोडिंग की है, टेम्परेचर एंड द टाइम ऑफ लोडिंग, आप किस टाइम पर लोडिंग की है, लाइक ठंड में या गर्मी में लोडिंग करने से भी इफेक्ट आता है। टेम्परेचर एट विच द क्रीप बिकम्स वेरी अप्रिशिएबल इज हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल एंड दिस इज नोन एज अ होमोजीनियस टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एन एलास्टिसिटी। टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक बिहेवियर इज नोन एज एन एलास्टिसिटी, यानी कोई मटेरियल अगर टाइम के साथ टाइम पे डिपेंडेंट होकर इलास्टिक बिहेवियर शो करता है तो उसको हम एन एलास्टिसिटी कहते हैं। मेटल में ये कम होती है, पॉलीमर में ये ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसलोकेशन। अगर हमारा डिसलोकेशन ज़्यादा होगा, इजिली होगा, तो हमारा डिफॉर्मेशन भी इजिली होगा। मटेरियल विल बी सॉफ्ट और वीक होगा। डिसलोकेशन कैन इजिली मूव। अगर डिसलोकेशन ज़्यादा जल्दी होगा तो इसका मतलब हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मटेरियल सॉफ्ट होगा या वीक होगा। बट अगर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथ करना है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, तो मोबाइलिटी ऑफ डिसलोकेशन शुड बी स्ट्रिक्ट, यानी उनकी मोबाइलिटी को हमें कम करना पड़ेगा, यानी उन्हें ब्रिटल करना पड़ेगा अगर हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो रिस्ट्रिक्ट द मोबाइलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ग्रेन साइज रिडक्शन, सॉलिड सोल्यूशन अलोइंग स्ट्रेन हार्डनिंग। टू रिवर्स बैक अब प्रोसेस, अगर इसको में रिवर्स पे करना है तो रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ को ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये खत्म होता है टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिर्फ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद करनी है, समझनी है। डेली लाइफ के मटेरियल को देखकर आप इसको चीज़ को समझोगे तो बहुत इजी वे में समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।